गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पद परिचय। कक्षा 10वीं में ये 4 नंबर का व्याकरण का प्रश्न आता है। तो पद परिचय करने से पहले हम सबसे पहले पद की परिभाषा समझते हैं। पद की परिभाषा, पद क्या होता है? देखिए, बहुत सारे वर्णों के मेल से हम शब्द बनाते हैं, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो शब्द न रह करके पद कहलाता है। यही इसकी परिभाषा है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से पद होते हैं और किस तरह से हम उनका परिचय देंगे। तो सबसे पहले हम पदों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है विकारी पद और दूसरा है अविकारी पद, जिसे अव्यय भी हम कह सकते हैं। अव्यय, जिसका व्यय ना हो वो अव्यय कहलाता है। अब विकारी पद कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी पद कहलाते हैं, क्योंकि इनमें बदलाव होने पर दूसरे पदों में भी बदलाव होता है। जैसे राम खाता है, लेकिन यदि राम की जगह मैं संज्ञा को बदल दूं सीता, तो सीता खाती है, खाता का खाती हो जाएगा, यानी कि बदलाव आ गया, यानी कि विकार आ गया। तो इसलिए इनको विकारी पद कहा जाता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये एक दूसरे के अनुरूप बदलते हैं। और अविकारी, जिसको अव्यय पद भी हम कह सकते हैं, इनके अंदर आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषम्यादि बोधक और निपात। अब ये व्याकरण के वो अंग हैं जो आप 6ठी क्लास से लेकर के सब सीख चुके हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीच बीच में आपको पिछली रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा। तो किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि का नाम संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा हमारी 3 होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष ग्रंथ, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम। तो व्यक्तियों के नाम आप देख सकते हैं, राम, सीता, रचना, रेणु या कोई भी नाम। प्राणियों के नाम भी आप जानते हैं, कपिला, सोना, ऐरावत, हाथी है इत्यादि। स्थानों के नाम दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, जापान, फरीदकोट, पंजाब, चीन। ग्रंथों में नदियों के नाम भी संज्ञा होंगे। ये सब कौन सी संज्ञाएं हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इसे किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर आती है जातिवाचक संज्ञाएं। किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसको भी हम आगे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक जैसे कि मनुष्य, नर, नारी, पशु, नदी, लड़का, घर इत्यादि। द्रव्यवाचक जिससे किसी मेटल का बोध होता हो, जैसे सोना, चांदी, लोहा, चावल, चीनी आदि किसी भी द्रव्य का बोध हो तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। भाववाचक संज्ञाएं किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए एक वाक्य हमें दे दिया गया और उसमें किसी एक संज्ञा के नीचे रेखांकित कर दिया गया उसको, तो आपको बताना होगा उसका पद का परिचय। तो आपको पता लग गया कि ये संज्ञा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि संज्ञा का कौन सा रूप है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है कारक। कारक भी आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य का संबंध वाक्य में क्रिया से किया जाना जाए वो कारक कहलाता है। तो कारक आप कर चुके हैं: कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान से, जुदाई, ये सब आप कर चुके हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो कर्ता कारक, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो और कारक चिन्ह ने तथा विभक्ति रहित, जैसे माता ने खाना बनाया, माता जी ने खाना बनाया। ठीक है, तो ये कर्ता कारक हो गया। खाना किसने बनाया? माता जी ने बनाया। कार्य किसने किया? माता जी ने किया, तो कर्ता कारक हो गया। इसी तरह से आगे आता है कर्म कारक। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े और इसमें कारक की विभक्ति को का प्रयोग होता है, जैसे अध्यापक जी ने बच्चों को बुलाया, बच्चा फल खाता है। ठीक है, बच्चा क्या खाता है? फल खाता है, तो कर्म हो गया हमारा। उसके बाद करण कारक है, जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न हो, बच्चे कलम से लिखते हैं, बच्चे कार से जाते हैं, तो ये हमारा हो गया करण कारक। उसके बाद संप्रदान कारक, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है, कारक चिन्ह के लिए को उपकार व उदारता का भाव इसमें आएगा। उदाहरण: मेहमान बच्चों के लिए उपहार लाए, मेरी दादी गरीबों को खाना देती है। उसके बाद आता है अपादान, जिस पद से अलग होने का भाव हो और उसमें कारक की विभक्ति या चिन्ह हम जो है से का प्रयोग करेंगे। जैसे फूल पेड़ से गिरा, विद्यार्थी
विद्यालय से घर आते हैं। तो जहाँ कोई कार्य प्रारंभ हो, जैसे कल से एक दिवसीय मैच आरंभ होगा, जिससे डर लगने का भाव प्रकट हो, जैसे राम शेर से डर गया, जिससे तुलना की जाए इत्यादि। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों से संबंध प्रकट हो, कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी का प्रयोग हो, तो वहाँ पर संबंध कारक होगा। और इसी तरह से अधिकरण कारक जिस स्थान पर क्रिया संपन्न हो, इससे क्रिया के स्थान काल के बारे में पता चले। वास्तव में क्रिया का आधार ही अधिकरण है। कारक चिन्ह में पर क्रिया का आधार बताते हुए को भी स्वीकार्य है। बच्चा कक्षा में चुपचाप पढ़ रहे हैं, वे छत पर बैठे हैं। अब बात करेंगे संबोधन कारक की। तो किसी को बुलाने के लिए, सचेत करने के लिए अरे, हे, अरे आदि का प्रयोग, हे प्रभु सबकी रक्षा करो, तो ये हमारे हो गए अधिकरण कारक। ये हम फटाफट रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि पहले हम ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आइए अब थोड़ा देखते हैं सर्वनाम। पद हमारा सर्वनाम भी हो सकता है। तो सर्वनाम के कौन कौन से रूप थे? पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, वह, हमें, आप, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक, कौन, किसने, क्या, कहाँ। संबंधवाचक, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जैसा। निजवाचक सर्वनाम जो आप खुद के लिए प्रयोग करेंगे, आप, अपने, आप, स्वयं, खुद। आपका प्रयोग जो है आदार्थक या निजार्थक के लिए किया जा सकता है। अत्यंत आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए, जैसे आप चलिए मैं आता हूँ। जहाँ कर्ता या वक्ता स्वयं के लिए आपका प्रयोग करे, जैसे मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। अब बात करेंगे विशेषण की। पद हमारा विशेषण भी हो सकता है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं विशेषण। जैसे सोनू अच्छा लड़का, तो इसमें अच्छा क्या है? विशेषता है। किसकी विशेषता है? सोनू की। तो विशेषण के प्रकार कौन से थे? गुणवाचक, जिसमें संज्ञा सर्वनाम का गुण, रूप, रंग, आकार, स्वभाव का बोध बताया जाता है। परिणामवाचक विशेषण, संज्ञा सर्वनाम के नापतोल की विशेषता का बोध, जैसे 4 लीटर, 10 लीटर। संख्यावाचक विशेषण थे हमारे, जिसमें संख्या का बोध होता है, जैसे कि 60, 2 दर्जन, कई, कुछ इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा के पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं, जैसे कि यह घर, वह लड़की। तो यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। जब आप बताएंगे कि यह पद विशेषण है तो आपको उसका प्रकार भी बताना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं अंतर की। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, वह जा रहा है, तो क्या हो गया? मान लो राम जा रहा है, लेकिन राम की जगह मैंने क्या कर दिया? वह जा रहा है, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, वह लड़का जा रहा है, तो क्या कर दिया हमने? वह जा रहा है और वह लड़का जा रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर की बात करते हैं। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि की निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द, यह मोहन की पुस्तक है, वह शीला का घर है, तो निश्चयवाचक हो गया, बिल्कुल श्योर है। सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। यह पुस्तक मोहन की है, वह घर शीला का है। देखिए बहुत कम इसमें अंतर है, तो उसको 2-3 बार पढ़ेंगे हम। यह मोहन की पुस्तक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन यदि हम इसको बदल देते हैं, यह पुस्तक मोहन की है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब बात करेंगे क्रियापद की। तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, वो क्रिया कहलाती है। चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इंग्लिश में यदि हम कहें तो ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब्स को हम कह सकते हैं। तो जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा हो, बच्चा खाना खा रहा है, तो वो हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा ना हो, बच्चा हंस रहा है, क्यों हंस रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हंस रहा है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। लेकिन बच्चा खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, तो इसमें कर्म की अपेक्षा है, कुछ ना कुछ खा रहा है वो। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण यदि पद है, तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई भी काम हुआ, कैसे हुआ? धीरे धीरे हुआ, एकाएक हुआ, अभी हुआ, आज हुआ, कल हुआ। तो अब इसके प्रकार देख लेते हैं हम। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो क्रिया के होने के
काल का समय का पता चले तो वो हो जाएगा हमारा कालवाचक। कैसे काम कब हुआ, अब, जब, तब, आजकल, ये सब इनके शब्द हैं जो आप पढ़ करके इनको पहचान सकते हैं। दूसरा हमारा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले, धीरे धीरे हुई, तीव्र हुई, तेज हुई, अनायास, सहज, शीघ्रतापूर्वक, चुपके चुपके, ये शब्द हमें रीतिवाचक, किस रीति से वो क्रिया हुई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बात करते हैं स्थानवाचक। अब क्रिया हुई तो कहाँ हुई, निकट, पास, अन्यत्र, सर्वत्र, भीतर, बाहर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, ऊपर नीचे, इधर उधर, सामने दूर, अलग, दाएं बाएं, इस तरफ उस तरफ, ये सब स्थान का बोध करवाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद परिमाणवाचक। तो क्रिया के नापतोल, इतना, उतना, जितना, कितना, बहुत कम, अधिक, ज़्यादा, जरा, थोड़ा, अति, ये सब हमारे हो जाएंगे परिमाणवाचक। उसके बाद हमारा आता है पद संबंध बोधक। तो जो अव्यय शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। के पास, के बाहर, के पहले, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के सामने, संबंध का पता चल रहा है तो ये हमारे हो जाएंगे संबंध बोधक। उसके बाद हमारा आता है समुच्चय बोधक। जो हमारा पद है समुच्चय बोधक हो सकता है। तो जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़े वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इसलिए, और, किंतु, परंतु, अथवा, अपितु, लेकिन, क्योंकि, कि, यद्यपि, जो, तो, जिससे, ताकि इत्यादि। ये हमारे की पॉइंट्स हैं, इनको आप याद करेंगे तो आप फटाफट बता पाएंगे कि ये समुच्चय बोधक पद है हमारा। आगे हमारा आता है विस्मय आदि बोधक, जो कि बड़ा ही आसान है। जो अव्यय हर्ष, शोक, विस्मय, खेद, घृणा आदि भावों के बोधक हों। ओह, हाय, शाबाश, धिक, वाह, हा, आह, त्राही त्राही, तो ये सब क्या हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह हैं। जैसे कि वाह, आज हम मैच जीत गए, ओह, हम हार गए, बाप रे, कितना भयानक दृश्य था। इसी तरह से अगला हमारा जो पद है वो निपात है। निपात क्या होता है, जब हम किसी विशेष शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं। जैसे ही, भी, तक, ये काम तुम्हें करना है, लेकिन मैं कह दूं ये काम तुम्हें ही करना है, तो ये ही शब्द क्या हो गया, निपात हो गया। वहाँ पर ये इस पर प्रेशर डाल के वो बात बताई जा रही है। उसके बाद जब हम संज्ञा के बारे में बताएंगे तो उसका बताते हुए हम उसका भेद बताएंगे, उसका लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे, क्रिया बताएंगे, काल बताएंगे। यदि वो पद सर्वनाम है तो हम क्या क्या उसमें उसको लिखेंगे कि वो पद कैसा है। सर्वनाम लिख दिया हमने, फिर उसका भेद बताया कि पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। लिंग बताएंगे, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। वचन बताएंगे, एक वचन है या बहुवचन। कारक बताएंगे, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। क्रिया थी तो कैसी थी, सकर्मक थी या कर्मक थी। काल था तो वर्तमान था, भूतकाल था या भविष्यत काल था। इसी तरह से विशेषण यदि पद हमारा आ गया तो हम क्या बताएंगे, भेद बताएंगे, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, और विशेष्य संज्ञा था या सर्वनाम था। जैसे कि काला पेन, तो काला पेन, पेन क्या है, संज्ञा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काला पेन। विशेष्य किसकी विशेषता बताई गई, उस संज्ञा की बताई गई। क्रिया तो भेद उसका अकर्मक थी कि या सकर्मक थी। लिंग, वचन और काल बताएंगे। क्रिया विशेषण बताएंगे तो उसका भेद और विशेष्य क्रिया बताएंगे। संबंध बोधक और समुच्चय बोधक बताते वक्त हम संबंध बोधक में संज्ञा सर्वनामों के साथ लगकर वाक्य के अन्य पदों के साथ उनके संबंध का बोध कराने वाले अव्यय, जैसे के बिना, के साथ, के आगे, के पीछे, के सामने इत्यादि। और समुच्चय बोधक में हम पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय जैसे और, या, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, पर हम बता सकते हैं। आइए कुछ एक दो उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये बातें समझ में आ जाएं। जैसे एक वाक्य आया, वह बुरा लड़का है। यदि इसमें बुरा को रेखांकित किया जाता तो अब क्या बताते, विशेषण है, ठीक है। जो कुछ हुआ, बुरा हुआ, यहाँ पर बुरा हुआ तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब और शब्द हम देखते हैं, मुझे चाय थोड़ी और दो, तो यहाँ पर और विशेषण का काम कर रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ भी विशेषण का काम कर रहा है। राम और श्याम सगे भाई हैं, लेकिन यहाँ पर और जो है समुच्चय बोधक का काम कर रहा है। आइए एक दो उदाहरण हम एक और देख लेते हैं। तुम्हें कोई क्या बोलेगा। अब तुम्हें कोई रेखांकित किया हुआ है तो क्या लिखेंगे आप, तुम्हें, संज्ञा तो ये है नहीं, क्या है फिर, ये सर्वनाम है। सर्वनाम है तो कौन सा,
पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, एक वचन तुम्हें में दोनों आ जाएगा, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। तुम्हें यहाँ पर हम देख लेंगे क्या बोलेगा, तो एक वचन है, कर्म कारक है, बोलेगा क्रिया का गुण धर्म है। तो आप इस तरह से लिखेंगे। हो सकता है आपको अलग अलग वाक्य दिए जाएं या एक ही वाक्य में 4 पद रेखांकित किए जाएं, तो 4 अंक का हमारा ये प्रश्न आएगा। तो आप ये पूरा वीडियो देखें, फिर भी नहीं समझ में आता आपको कुछ तो आप मुझसे पूछेंगे और इसी पर आधारित आपकी कल परीक्षा होगी। धन्यवाद।